एपिसोड 2 के शुरुआत में मिनवू कहता है, मुझे पता है कि तुम जुनसंग हो। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। फिर यहाँ से मिनवू अपनी कहानी बताना स्टार्ट करता है। वो कहता है उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत साल पहले ही समझा दिया था और कहा था शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुमने बहुत ही अमीर फैमिली में जन्म लिया है और इसी बात का लोग फायदा उठाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लोगों से ज्यादा बुरे लोग होते हैं। और इसी वजह से उसके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया था कि वो उसे किसी अमीरों के स्कूल में नहीं भेजेंगे, बल्कि एक नॉर्मल से स्कूल में ही भेजेंगे। और जब भी उसके दोस्त पूछते थे कि क्या तुम्हारे डैड चेयरमैन हैं, तो मिनवू हमेशा ही झूठ बोल देता था। सारे लोग उसका फायदा उठाते थे और जब भी पैसे पे करने की बारी आती थी तो वो लोग उसे ही पेमेंट करने के लिए बोलते थे और हमेशा उसके क्लासमेट्स उससे पैसे मांगते रहते थे। लेकिन इतना कुछ झेल कर वो पूरे तरीके से तैयार हो गया था। जब भी उसका कोई फायदा उठाने की कोशिश करता था तो वो सामने वाले इंसान की बेइज्जती कर देता था और ऐसे लोगों से डील करते करते वो अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रांग हो गया। प्रेजेंट में मिनवू कहता है, मुझे पता है कि तुम जुनसंग हो, इसीलिए अभी के अभी मुझे खोलो और मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है तुम मुझे अपने पीठ पर उठाकर लेकर आए थे। तभी जेहो वॉइस ऐप के थ्रू बताता है तुम्हारा किडनैप हो चुका है और तुम हमें नहीं जानते हो। मिनवू कहता है तुम मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहे हो, और इतना बोलकर वो चिल्लाने लग जाता है। जुनसंग उसको पकड़कर शांत करने की कोशिश करता है। वो जैसे ही उसके नजदीक जाता है तो मिनवू उसके परफ्यूम के स्मेल से समझ गया था कि वो जुनसंगी है। तो जेहो बताता है तुम चाहे कुछ भी बोल लो, हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। तो मिनवू कहता है तुमने अभी हम बोला, इसका मतलब तो यही है तुम दोनों ने मुझे किडनैप किया है। वो एकदम से चिल्लाने लग जाता है, इसीलिए वो लोग उसका मुंह बंद कर देते हैं और जोर से म्यूजिक लगाकर उसे हेडफोन्स पहना देते हैं ताकि वो इतना ज्यादा इरिटेट हो जाए और चिल्लाना बंद कर दे। अगले सीन में हम मिनवू की मॉम को देखते हैं जो एक बहुत बड़ी कंपनी के डायरेक्टर से मिलने के लिए आई हुई थी। वो बताती है कि उसका बेटा किडनैप हो गया है। वो आदमी कहता है तुम पुलिस को रिपोर्ट करो या फिर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर कर लो, लेकिन दोबारा से मुझसे मिलने मत आना। पता चलता है कि वो दोनों साथ में ही बिजनेस करते थे। तो मिनवू की मॉम कहती है तुम मुझे ऐसे वार्निंग नहीं दे सकते हो, बल्कि मुझे तुम्हें वार्निंग देना चाहिए। वो कहती है अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं सीधा पुलिस वालों के पास जाऊंगी। मैं उन लोगों को बता दूंगी जो बेसबॉल फेडरेशन का डायरेक्टर है वो इलीगल स्पोर्ट्स बैटिंग चलाता है। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। चॉइस तुम्हारी है, एक तो तुम मेरी हेल्प करो या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। उनके वहाँ से जाते ही वो अपने असिस्टेंट योंगहो को मिनवू को ढूंढने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ जेहो जुनसंग से कहता है मुझे क्लासेस के लिए जाना है। तो जुनसंग कहता है हम लोग इतने बड़े प्रॉब्लम में हैं और तुम्हें अपने क्लासेस की पड़ी है। मिनवू को पता चल गया है कि हम दोनों ने उसे किडनैप किया है और तुम ये सारा कुछ कैसे हैंडल करने वाले हो। तो जेहो कहता है वो शायद हम पे अभी शक कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में वो शक नहीं करेगा। हम उसे भरोसा दिला देंगे कि जैसा वो समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। फिर वो कहता है हमें कुछ टाइम तक वेट करना चाहिए, कुछ दिनों के बाद हम उसकी मॉम से पैसे मांगेंगे। वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे वहाँ पर उसका नेबर मिल जाता है। वो बताता है कि उसी ने पुलिस को कंप्लेंट किया था। वो पूछता है कि तुम्हारे घर पर कल चल क्या रहा था। जेहो कहता है हमारे बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था, लेकिन अब सब कुछ सॉल्व हो गया है। तो ओचुल कहता है तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम लोग वहाँ पर जो भी आवाज करते हो वो मेरे घर में सुनाई देता है। तो जेहो कहता है इसका मतलब तो ये है कि तुमने किसी के रोने की आवाज भी सुनी होगी, क्योंकि मेरा फ्रेंड बहुत रो रहा था। ओचुल कहता है मैंने रोने की आवाज सुनी थी। तभी जेहो मन में सोचता है कि कल तो कोई भी नहीं रो रहा था, मैंने तो इससे झूठ बोला, फिर इसने किसकी आवाज सुनी? इसका मतलब तो यही है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है, इसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर थोड़ी ही देर में वो अपने मेडिकल कॉलेज पहुंच जाता है। उसी टाइम पर हम देखते हैं जुनसंग उसका पीछा कर रहा था। जेहो सीधा एडमिन ऑफिस पहुंच जाता है और वहां जाकर कोई अपील एप्लीकेशन फॉर्म भरता है। वहां का आदमी बताता है कि तुम्हें अपने प्रोफेसर से स्टैंप लेना होगा, उसके बिना तुम इस एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर सकते। फिर वो क्लास पहुंचकर अपने प्रोफेसर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रोफेसर उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तुम अपॉइंटमेंट लेने के बाद आना। ये सुनकर जेहो को बहुत गुस्सा आ गया था। वो चिल्लाकर बोलता है मैं यहाँ पर एक्सपेल होने वाला हूँ और आपके पास टाइम नहीं है। इसीलिए प्रोफेसर उसके एप्लीकेशन फॉर्म पर स्टैंप लगा देता है। जेहो उससे कहता है आपको पता था कि इस चीज में मैं अकेला नहीं था, चीटिंग में पूरा ग्रुप इन्वॉल्व था, तो फिर कॉलेज ने मुझे अकेले को एक्सपेल क्यों किया? बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग आराम से कॉलेज में घूम रहे हैं। तो प्रोफेसर कहता है तुम अकेले इंसान थे जो पकड़े गए।
गए, बाकी के लोग पकड़े नहीं गए, तो इसमें गलती तुम्हारी है। तो जेहो कहता है मैंने सारा एविडेंस सबमिट किया था, जितने भी मैसेजेस और ईमेल्स थे वो एज अ एविडेंस मैंने स्कूल वालों को दिया था, तो स्कूल वालों ने बाकियों को एक्सपेल क्यों नहीं किया। प्रोफेसर कहता है ये स्कूल है, कोई इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट नहीं है, तुमने ऑनलाइन एग्जाम में चीट किया और प्रोफेसर ने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम एक लॉसूट फाइल करो, दूसरों को परेशान क्यों कर रहे हो। जेहो उससे पूछता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए, फिर वो एक एक करके सारे लोगों का नाम बताता है जितने लोगों ने चीटिंग किया था। वो कहता है मुझे पता है कि उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने कॉलेज वालों को पैसे दिए हैं। फिर वो पूछता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए, क्या 500 मिलियन बस होगा या फिर तुम्हें और पैसे चाहिए। उसी टाइम पर हम देखते हैं जुनसंग बाहर से सब कुछ सुन रहा था, वो समझ गया था कि जेहो को इतने डेस्परेटली पैसे क्यों चाहिए। फिर थोड़ी ही देर में वो अपने डैड के रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जाता है। उसके डैड कहते हैं मुझे केटरिंग का ऑर्डर मिला है, जल्दी ही मैं तुम्हारे लिए भी एक रेस्टोरेंट खोल दूंगा। उसके डैड के वहाँ से जाते ही वहाँ पर जो काम करने वाली लेडी थी वो जुनसंग से कहती है तुम्हारे डैड की तबीयत बहुत खराब है, उनके पेट में हमेशा दर्द रहता है, इसीलिए उनको हॉस्पिटल लेकर जाओ। अगले सीन में हम उसी आदमी योंगहो को देखते हैं जो मिनवू को ढूंढ रहा था। सबसे पहले वो लोग एक टैक्सी ड्राइवर के पास आते हैं क्योंकि मिनवू ने यहीं से टैक्सी ली थी। जैसे ही वो उस टैक्सी ड्राइवर को देखता है तो वो एकदम से भागने लग जाता है, लेकिन वो भागकर जाता भी कहाँ, थोड़ी ही देर में वो उसे पकड़ लेता है। टैक्सी ड्राइवर को ये लग रहा था कि ये लोग लोन शार्क्स हैं और अपने पैसे लेने के लिए आए हुए हैं। योंगहो कहता है मैं पैसे लेने के लिए नहीं आया हूँ। फिर वो उसे मिनवू की फोटो दिखाता है और पूछता है क्या तुमने कल इसे पिक किया था, अगर तुमने मुझे सच बताया तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। पैसे की बात सुनकर वो बता देता है। वो कहता है मैंने उसे पिक किया था और वो कंटिन्यूअसली अपने फोन पर किसी को मैसेज कर रहा था और वो बार बार यही बोल रहा था कि उसे जल्दी पहुंचना है। योंगहो समझ गया था कि मिनवू अपने किसी दोस्त को ही मिलने गया होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं सडनली वो गाना बंद हो जाता है। इतने में मिनवू उठ जाता है और वहाँ की बुक्स को यूज करके वो अपने फेस पे लगे हुए प्लास्टिक को काट लेता है। फिर वो उस दरवाजे को भी खोल लेता है। तभी वो बाहर एक जैकेट देखता है जो एक्चुअली में जेहो का जैकेट था। उसे याद आता है कि पिछले रात जेहो ने यही जैकेट पहना था। इस तरफ हम जेहो को देखते हैं। तभी उसे वही बच्चे मिल जाते हैं जिन लोगों ने मिलकर उसके साथ एग्जाम में चीटिंग की थी। वो लोग जेहो से सॉरी कहते हैं तो जेहो पूछता है तुम लोग सॉरी क्यों बोल रहे हो, मुझे पता है तुम लोगों के पेरेंट्स ने पैसे भरकर तुम्हें एक्सपेल होने से बचाया है। अगले सीन में हम उसी लड़की सुएन को देखते हैं जो उन दोनों की नेबर थी। वो फिलहाल एक पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए आई हुई थी। वो ऑफिसर बताता है हमने उनका घर चेक किया था, वो दोनों लड़के बहुत लड़ाई कर रहे थे, इसीलिए हम उन दोनों को यहाँ पर लेकर भी आए थे। तो सुएन पूछती है क्या उन दोनों के साथ एक और लड़का नहीं था, वहाँ पर तो 3 लड़के थे, तो फिर वो तीसरा बंदा कहाँ गया। ऑफिसर बताता है मैंने वहाँ पर 2 ही लड़कों को देखा, वहाँ पर कोई तीसरा नहीं था। फिर सुएन जब रात को पेट्रोलिंग के लिए निकल रही होती है तभी बाहर उसे एक सीसीटीवी कैमरा दिखता है। दूसरी तरफ हम जेहो को देखते हैं जो एक पीसीओ के थ्रू मिनवू की मॉम को कॉल करता है। वो मिनवू की मॉम से कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था किसी और से कांटेक्ट मत करना और ना ही पुलिस वालों के पास जाना। तो मिनवू की मॉम कहती है मैंने पुलिस वालों से कांटेक्ट नहीं किया है। जेहो उससे कहता है हमारी नजर हर वक्त तुम पर ही है और इस बात को भूलना मत। इस तरफ हम देखते हैं जुनसंग जैसे ही घर आता है तो देखता है कि वो म्यूजिक बंद हो चुका था और कबर्ड का दरवाजा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। दूसरी तरफ जेहो मिनवू की मॉम से कहता है कल तक तुम्हें 1 बिलियन का इंतजाम करना होगा। तो मिनवू की मॉम कहती है मुझे कम से कम 2 दिन लगेंगे पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए। जेहो कहता है तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का टाइम है, अगर तुमने पैसों का अरेंजमेंट नहीं किया तो तुम मिनवू को नहीं बचा पाओगी। इस तरफ जुनसंग देखता है मिनवू के फेस का जो प्लास्टिक था वो आधा फटा हुआ था। वो एकदम से उस प्लास्टिक को कवर कर देता है। तभी मिनवू उससे कहता है उसे उसका मेडिसिन चाहिए। उसी टाइम पर उसे पैनिक अटैक आने लग जाता है और उसकी हालत एकदम से खराब हो जाती है। अब जुनसंग जेहो को कॉल करने की कोशिश करता है पर जेहो का फोन लग ही नहीं रहा था। इस तरफ सुएन नोटिस करती है कि जेहो अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसके पास जुनसंग का कॉल आता है और वो एकदम से भागने लग जाता है। ये बात सुएन को बहुत ही अजीब लगती है। फिर वो जैसे ही घर पहुंचता है तो वो जुनसंग से पूछता है कि मिनवू कहाँ पर है। पता चलता है कि जुनसंग ने उसके फेस का प्लास्टिक हटा दिया था क्योंकि मिनवू को पैनिक अटैक आ रहा था और इस चक्कर में उसने उन दोनों को देख लिया था। इसी सीन के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।